हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल WB सॉल्यूशन बाय गे सिस्टर। हमारा फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है और उसी का एक पार्ट है 1.4 का मापक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या चीज़ों को मापा जाता है और कैसे मापते हैं जो हमारे डेली लाइफ में है। और हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान दे के यही समझना है कि हम इसे कैसे मापेंगे और कैसे हमारे जो बुक्स और सिलेबस में है उस हिसाब से हम लोग कैसे इसको अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से कि मेजरिंग डिवाइस मीन्स क्या कि किसी राशि के परिमाण किसी भी राशि के परिमाण का ठीक ठाक मापन करने के लिए और सुविधाजनक मापक यंत्र की जरूरत तो पड़ती ही है। ये हम सभी जानते हैं, जैसे कि लंबाई हुआ, मात्रा हुआ, समय हुआ, वेट हुआ, आयतन हुआ। तो इन सब चीजों को मापने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कहाँ से आया और कैसे हम लोग उसको डेली लाइफ में यूज किए या फिर साइंस में कैसे यूज किए, उसको कैसे डिस्कवर किया गया। तो इन सब चीजों को जानकर ही हम अपने लाइफ में उसको सबसे इजी बनाएं अपने लाइफ को। तो उन सब चीजों की कितनी जरूरत पड़ती है। हम लोग छोटे छोटे चीज, जैसे हम लोग बोलेंगे टाइम, टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, घड़ी देखते हैं। घड़ी कहाँ से आया, कैसे बना, ये कभी दिमाग में आता है? तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे बना, ये सब चीजों भी तो हम लोगों ने ही बनाया ना, यानी कि साइंस ने बनाया। तो साइंस कहाँ से बना, पहले सोचा होगा किसी ने तब तो बना होगा। तो यहीं से हम आज इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि हम लोग यहाँ से कैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले आता है क्या, हमारा लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट मीन्स, आप लोग स्केल तो देखे ही होंगे, स्केल रखते भी हैं, स्केल से बहुत यूज भी करते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्रकार के मापक यंत्र का अपना एक अल्पांतक होता है। मतलब मीन्स क्या है कि सबसे छोटा माप, अल्प अल्प अंक, अल्प मापने का अंक। ठीक है, कोई भी मापक यंत्र द्वारा जो कम से कम पाठ्यांक प्रमाणिक रूप से लिया जा सकता है वह उस यंत्र का लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ कि आप साधारण स्केल का यूज करते हैं। जब कोई साधारण स्केल का यूज करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि सबसे छोटा जो क्या होता है, मिलीमीटर होता है। यानी सबसे छोटा स्केल का क्या होता है, मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, स्केल का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है। तो ये हमारा स्केल का सबसे क्या हुआ, लीस्ट काउंट हुआ। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या हुआ, least count means the smallest value that can be measured by the measuring instrument। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट by the measuring instrument is called its least count, is called its least count। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू, प्रत्येक मापक यंत्र का सबसे छोटा वैल्यू यानी सबसे कम पाठ्यांक जिससे प्रमाणिक रूप में लिया जा सकता है वही उस यंत्र का लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे विभिन्न प्रकार के हमारे क्या है डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में हम सबको क्या क्या जरूरत पड़ती है, मात्रा मापने की, भार मापने की, आयतन, क्षेत्रफल, समय आदि को मापने की जरूरत पड़ती है। तो इनको कैसे, किस प्रकार से मापक मापते हैं वो देखिए। जैसे घड़ी को किस चीज से, घड़ी का हम लोग क्या मापते हैं, घड़ी से हम लोग क्या पता चलता है, हमें टाइम पता चलता है। उस तरह से हमारे सिलेबस में है साधारण तुला यानी कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस से क्या होता है कि मात्रा मापने का काम किया जाता है। और जो हमारा जो कमानीदार तुला है यानी स्प्रिंग बैलेंस है, उससे हम लोग क्या मापते हैं, भार मापते हैं। उसी तरह से हमारा नापना बेलन है, उसे क्या करते हैं, तरल पदार्थ का आयतन मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त भी क्या है,
कि वेग हुआ, विद्युत धारा हुआ, इन सब चीजों को मापने के लिए भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है। तो इन सब चीजों को जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है तो हमारे अभी के सिलेबस में नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तो हमारा थोड़ा सा ही है, जस्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो थोड़ा सा ही हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, कॉमन बैलेंस। चूंकि ये हमारा कॉमन बैलेंस से पहले एक और चीज है हमारा स्केल में, कि हम जब स्केल का जब मेजर करते हैं तो मापन में क्या क्या त्रुटियां होती हैं, क्या क्या एरर होता है, तो उस चीज के बारे में हमारे सिलेबस में है। तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज पैरेलैक्स और पैरेलैक्स एरर। तो यानी कि विस्थापनाभास त्रुटि किसको कहा जाता है। देखिए, स्केल का पठन लेते समय क्या होता है कि हमारी आंखें, जो आंख की स्थिति क्या है, पठ्यांक के लंबवत होनी चाहिए। मीन्स जैसे यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, एकदम ऐसा देखना होगा कि ये चीज, ये पॉइंट जहां से हम लोग ले रहे हैं, एकदम वहीं पर ही हमारे आंख की स्थिति होनी चाहिए। यदि हमारी आंख की स्थिति दाएं और बाएं खिसकी तो क्या होगा कि इस तरह में इरर आ जाएगा। मतलब जो हम लोग जो काउंट लेंगे, जो मेजर करेंगे, उसमें हमारी क्या आ जाएगी, गलतियां आ जाएंगी, विशुद्धियां आ जाएंगी। तो हम लोग इसको ध्यान से ना करेंगे तो क्या होगा, वही इरर हो जाएगा। यानी मापन में त्रुटि, उसी को ही पैरेलैक्स एरर कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज यही है। तो पैरेलैक्स क्या है कि पैरेलैक्स इज द apparent पैरेलैक्स इज द apparent शिफ्ट इन द, हमारी आंख का पोजीशन, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another। मतलब एक के साथ, यहाँ कहने का मतलब यही है कि हमारी जो आंख का जो स्थिति है, जब हम लोग देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, तो कैसे देखना होगा। यदि हम लोग उसको अच्छे से ना देखते हैं, लंबवत मीन्स नहीं देखेंगे, तो क्या होगा कि वो उस चीज में, उस मापन में हमारा एरर आ जाएगा। तो जो पोजीशन जो होना चाहिए, एक पोजीशन क्या हो चाहिए कि रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आईज साइड वाइज। जब हमने आंख का पोजीशन हम लोग साइड वाइज करेंगे तो हमारे इस मेजर में एरर आ जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट our eyes sidewise। ठीक है, जब पैरेलैक्स क्या है कि देखिए कि यदि आंख की स्थिति दाएं या बाएं हो तो हमें क्या होगा कि शुद्ध मान से कम या अधिक मान प्राप्त होगा। तो इससे क्या होगा कि एरर आ जाएगा। तो जो एरर आ जाएगा तो हमें कोई भी शुद्ध मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या है, जीरो एरर किसको बोलते हैं कि सामान्यतः क्या है कि स्केल का किनारा थोड़ा घिसा हुआ होता है। ये देखिए, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि स्केल का जो किनारा है, वो स्केल का किनारा क्या होता है, थोड़ा घिस जाता है बार बार यूज करने से। तो जिससे क्या है कि शून्य का अंक कट जाता है। तो यहाँ पर तो हमें चूंकि शून्य दिख रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या स्केल में हमें शून्य दिख रहा है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बार बार खींचने से या किसी और वजह से भी ये जो किनारा हिस्सा वो शून्य मिट जाता है। तो क्या होता है कि जिससे शून्य अंक कट जाता है, तो इस कारण लंबाई का मान ठीक ठाक ज्ञात नहीं हो पाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा और आगे की तरफ हम मान को ले लेते हैं और इसी को ही जीरो मानकर फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कि हमारा कॉमन बैलेंस क्या है। ठीक है, कॉमन बैलेंस किसको कहते हैं। तो कॉमन बैलेंस क्या है, कॉमन बैलेंस यानी साधारण तुलना। देखिए,
हम लोगों ने सभी ने देखा होगा ग्रोसरी शॉप में, और पहले थोड़ा सा और आप पास्ट में जाएंगे तो वहां पर हमें कॉमन बैलेंस जो होता था, तो वो आज की तुलना में थोड़ा ज्यादा, अभी तो थोड़ा मॉडर्न हो गया, पहले थोड़ा कम मॉडर्न हुआ करता था। मतलब क्या था कि एक लकड़ी का बना हुआ रहेगा, समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पर दो बैलेंस करने के लिए सेम, यहाँ पर ये दोनों बराबर रहेंगे, और यहाँ पर एक था इस तरह से यहाँ पकड़ के और वजन किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि बहुत एरर आता था। देखिए, इसमें हम लोग कुछ वेट रखेंगे और इसमें जो जिसका हम लोग वेट अननोन होता था वो रखते थे, तो इसमें काफी एरर आता था। तो उसी को बढ़िया से फिर साइंस ने क्या किया कि एक बढ़िया तुला बनाया, मीन्स कॉमन बैलेंस ऐसा बनाया जिसमें कम से कम गलतियां हो और अच्छे से मापा जा सके। तो हमारा जो ये मॉडर्न कॉमन बैलेंस है वो ज्यादा बेहतर है। तो उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, किसी भी पदार्थ की मात्रा यानी कि उसकी मास को मापने के लिए, शुद्धता पूर्वक ज्ञात करने के लिए कॉमन बैलेंस या भौतिक तुलक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो साधारण तुलक की कार्य पद्धति क्या है? साम्यावस्था के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम पर आधारित है। यह घूर्णन के सिद्धांत पर आधारित प्रथम श्रेणी का एक लीवर है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि साम्यावस्था का सिद्धांत क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं हम लोग। तो साधारण तुला में इस चीज का कहां से यूज हुआ? यह घूर्णन के सिद्धांत पर आधारित प्रथम श्रेणी का एक लीवर है। अब लीवर भी हमारा अलग आ गया यहाँ पर देखिए। तो कॉमन बैलेंस को भौतिक तुला भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या अंग पाए जाते हैं, पहले उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉमन बैलेंस क्या है कि कॉमन बैलेंस इज डिफाइंड एज द बैलेंस, एक वो तुला है विच इज हैविंग ईच आर्म एज सस्पेंडेड। अपने बुक में देखिए, आपको समझ में, जिसका दोनों भाग क्या होता है, नीचे की तरफ झूला हुआ होता है। ठीक है, नीचे की तरफ सस्पेंडेड रहता है। द अननोन मास इज केप्ट इन वन आर्म, एक आर्म में क्या रखा जाता है? अननोन मास रखा जाता है। और एंड द नोन मास इज अनदर। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज को मापेंगे तो अनुमान तो लगाएंगे नहीं ये 1 kg है। ठीक है, मात्रा हमारा क्या है? 1 kg है। तो यहाँ 1 kg का वेट लगाएंगे, 1 kg का वेट रखते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे कि उसी के अनुसार यहाँ देखेंगे। लेकिन हमें नहीं पता है, मे बी 1 kg से ज्यादा भी हो सकता है, 1 kg से कम भी हो सकता है। अनुमान के तौर पे हम लोग 1 kg का वेट रखते हैं यहाँ पर। तो वहां पर क्या है कि नोन मास है, एक अननोन मास रखा गया है, ताकि अब जब तक रखा जाता है जब तक कि दोनों बिकम इक्विवेलेंट, दोनों बराबर ना हो जाए। देयरफॉर दिस बैलेंस इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ वेट। यह प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ वेट पे काम करता है। ठीक है, व्हेन द वेट्स आर बीइंग बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम इज अटेंड। जब वेट बैलेंस होता है तब इक्विलिब्रियम इज अटेंड। तो इक्विलिब्रियम किसको कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले देखिए कि हम लोग इक्विलिब्रियम जानेंगे कि क्या होता है। साम्यावस्था, ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है हमें क्या कि व्हेन द ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट, ऑल द फोर्सेस, सभी प्रकार का जितना भी फोर्स लग रहा है, इज एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड, जब तक वो बैलेंस हो जाता है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था उसी को कहा जाता है। यानी कि उस वस्तु पर लगने वाला सभी फोर्स यदि बैलेंस हो गया तो वो वस्तु क्या हो गई? इक्विलिब्रियम हो गई, यानी कि साम्य अवस्था हो गई। द फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी बैलेंस्ड। फोर्स को तभी बैलेंस हो सकता है जब इफ द राइट वर्ड फोर्सेस इज बैलेंस्ड बाय द लेफ्ट वर्ड फोर्सेस, जब राइट वर्ड फोर्सेस जो होता है, अब देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि 1 kg का वेट बॉक्स, ये 1 kg का वेट लगा दिया, यहाँ पर 1 kg से ज्यादा है, तो क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए कि जब ये 1 kg का हो गया तो हमारा ये क्या हुआ कि दैट ऑल द फोर्सेस एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड। मीन्स क्या है कि राइट वर्ड फोर्सेस जो होता है लेफ्ट वर्ड फोर्सेस से बैलेंस हो जाए, और अपवर्ड फोर्सेस इज बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्सेस। इसी को ही प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ ये इक्विलिब्रियम का सिद्धांत क्या कहता है। अब हमारा है कि मोमेंट ऑफ वेट्स किसको कहते हैं भाई? तो मोमेंट्स ऑफ वेट कहता है हमें, सिंपल लैंग्वेज में समझ जाइए कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों में बना होता है सिर्फ, ठीक है, और सब पर एक फोर्स लगता है, सब पर फोर्स लगता है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन बैलेंस एवरीबडी।
हम लोग इस संसार में सभी चीजों को बैलेंस कहाँ से करते हैं? इन दिस वर्ल्ड ऑन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम इस चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए तो हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ध्यान दीजिए कि किसी भी चीज को हम लोग मान लीजिए यहाँ से पकड़ता है, ऐसे ऐसे बैलेंस नहीं होगा, ऐसे ऐसे करते तो बैलेंस नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पकड़ते हैं तो ये इस वस्तु का क्या हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? इस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ तो ये वस्तु क्या हुआ? यहाँ पर जो हमारा मोमेंट ऑफ वेट हुआ क्या हो गया? जीरो हो गया। एक पॉइंट पे मोमेंट ऑफ वेट क्या होता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो that means कि center of gravity there is always a particle which produce a torque। एक टर्क मीन्स क्या हुआ? ट्विस्ट करना। बार बार जब हम बैलेंस नहीं कर पाते तो क्या होता है कि वस्तु ट्विस्ट करता है अपने आप को, वो इधर से उधर भागते रहता है, ट्विस्ट करता है। तो ये हमारा ये साधारण तुला पर डिपेंड करता है कि ये देखिए हम लोग कितना इजी है। हम लोग देखते हैं कि हाँ हम जाएंगे ग्रोसरी शॉप में और आराम से कोई भी चीजें खरीद के ले आते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि भाई कैसे इसका वर्किंग हो रहा है। पर देखिए इसमें कितना सारा प्रिंसिपल लागू किया गया इस पर, इस कॉमन बैलेंस को बनाने के लिए कि वस्तु को जहां पर मोमेंट ऑफ वेट्स जीरो हो जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, तभी ये वस्तु क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी। नहीं तो ये जो तुला है वो इरर होगा और कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। और जो हमें जो माप मिलेगा, जो हमें जो मापन मिलेगा या फिर जो हमें जो परिमाण मिलेगा वो क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। ठीक है, तो जब टर्क प्रोड्यूस करता है तो वो दूसरे पार्टिकल, वो अपोजिट टू द अनदर पार्टिकल के ऊपर एक टर्क ट्विस्ट करते रहता है। तो क्या हुआ? बॉडी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो उसको रोकने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स का जीरो होना, मोमेंट ऑफ वेट का जीरो होना बहुत जरूरी है, तभी ये साधारण तुला हमारा वर्क कर पाएगा। ठीक है, इस चीज को समझिए, उसी पे ही आधारित है हमारा कॉमन बैलेंस। तो कॉमन बैलेंस इज डिफाइंड एज द बैलेंस विच इज हैविंग ईच आर्म एज सस्पेंडेड। प्रत्येक आर्म सस्पेंडेड रहता है। द अननोन मास इज केप्ट इन वन आर्म। एक अननोन मास रखा जाता है, एक नोन मास रखा जाता है, जबकि जब तक कि वो इक्विवेलेंट कंडीशन में ना आ जाए। और ये किस पर आधारित होता है? ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ वेट्स पे आधारित होता है। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तभी ये साधारण तुला कहा जाएगा। ठीक है, हमारे जो बुक में दिया गया है बहुत अच्छे से, मैं यहाँ डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रही हूँ कि कैसे कैसे है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं कि वेट बॉक्स किसको कहते हैं। व्हाट इज वेट बॉक्स? तो वेट बॉक्स क्या होता है? वेट मीन्स वेट बॉक्स या बाट बॉक्स का किसको कहते हैं? तो तुला के साथ लकड़ी का बना एक छोटा सा बॉक्स होता है, हमारे बुक में है डायग्राम, तो जिसमें पीतल के बने हुए 1 2 2 5 और 10 20 50 और 100 ग्राम, यानी कि जो एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है जिसमें पीतल के बने हुए, ये पीतल का बना हुआ है जिसमें 1 2 2 5 10 20 50 और 100 ग्राम के बाट होते हैं, मीन्स जिससे वजन किया जा सकता है। और एल्यूमिनियम के बने हुए क्या होते हैं? एल्यूमिनियम का बना हुआ है 10 20 20 50 100 200 और 500, ये मिलीग्राम में होता है। ठीक है, इसके बने हुए वेट होते हैं। तो वेट बॉक्स में जो वेट का जो मात्रा का अनुपात जो होता है वो 5:2:2:1, यानी यही होता है ताकि हम सभी प्रकार के एक निश्चित सीमा तक किसी भी मात्रा का माप जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो वेट बॉक्स में तुला क्या है कि एक लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें पीतल के बने हुए इतने सारे वेट होते हैं ग्राम में, और एल्यूमिनियम के बने हुए इतने सारे मिलीग्राम में वेट होते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसी रेशियो के अनुपात में, इसी रेशियो से होता है, इसी रेशियो के अनुपात में उस मात्रा को मापी जा सकती है। मीन्स क्या है कि वेट बॉक्स में जो वाट की जो मात्रा होती है उसका अनुपात यही होता है।
और इसकी सहायता से हम एक निश्चित सीमा तक किसी भी मात्रा की माप जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे की व्हाट इज हमारा जो, अब हम लोग आयतन को कैसे मापेंगे, आयतन को हम कैसे माप सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग अभी सॉलिड को माप रहे थे, किसी पदार्थ के सॉलिड रूप को माप रहे थे। अब लिक्विड फॉर्म को कैसे मापेंगे, तो उसके लिए नापना बेलन का प्रयोग किया जाता है। तो नापना बेलन कैसा होता है, तो नापना बेलन मतलब कि एक मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर मीन्स की नापना बेलन का एक कांच का बना हुआ बेलनाकार पात्र होता है, बेलनाकार पात्र। ठीक है, जिसमें इस प्रत्येक स्थान का व्यास समान होता है, यानी यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा। यानी ये ऐसा नहीं कि ये नीचे में चौड़ा है और ऊपर में पतला होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा जो ये व्यास जो होगा वो डायमीटर जो होगा वो घटता बढ़ता रहेगा, तो इससे नहीं माना जाएगा। तो एक मेजरिंग सिलेंडर क्या है, कांच का बना हुआ बेलनाकार पात्र होता है जिसके प्रत्येक स्थान का व्यास समान होता है। यह छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। तो इसमें पैमाने का अंकन ग्रेजुएशन क्या है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब इसको मापते कैसे हैं, देखिए अनियमित आकार के ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए नापना बेलन या फिर मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जल या ऐसा द्रव लेते हैं, ऐसा कोई लिक्विड लेते हैं जिसमें ठोस अघुलनशील हो, यानी कि जो हम लोग जो ठोस चीज डालेंगे तो वो इसमें क्या हो जाके वो घुल ना जाए, ऐसा लिक्विड लेंगे। ठीक है, द्रव का परिमाण इतना होना चाहिए कि ठोस उसमें संपूर्ण रूप से डूब सके। अब जैसे कुछ यहाँ से हम लोग कोई चीज यहाँ पर डुबो रहे हैं तो वो पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। ठीक है, अब जल के तल का अंक बेलन पर बने निशान द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ जो निशान जो बना हुआ है हमारा, उसको हम लोग देख लेंगे कि क्या है वो उस निशान पे, किस निशान पे आया है। तो माना कि यह R1 है। ठीक है, अब ठोस वस्तु को मोम लिपटे पतले धागे में बांधकर द्रव के अंदर धीरे धीरे किंतु पूर्ण रूप से डुबाते जाएंगे। अब ठोस द्वारा क्या होगा, जैसे ही कोई ठोस शेष में डालेंगे तो नापना बेलन में लिक्विड है ये, इसमें जैसी कुछ ठोस डालेंगे तो क्या होगा कि अपने वेट के अनुसार ये अपना स्थान घेरेगा, यानी जितना इसका वेट होगा वो अपना वेट अपना लेगा लिक्विड के अंदर, और जिससे कि क्या होगा, जो इस लिक्विड में यहाँ जो नापना बेलन में जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि ठोस द्वारा हटाया गया अपना वेट, ठोस द्वारा हटाया गया द्रव ऊपर चढ़ता है और इस अवस्था में द्रव के तल का पाठ ले लेते हैं। तो माना कि ये क्या है, R2 है, पहले R1 था, अब जो वेट हटा दिया गया तो क्या हो गया, R2 है। तो यहाँ ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे कि ठोस वस्तु का आयतन, ठोस वस्तु का आयतन, और कैसे ज्ञात करेंगे कि ठोस द्वारा हटाए गए जल का आयतन। ठीक है, ठोस द्वारा हटाया गया जल का आयतन मीन्स होगा V2 माइनस V1 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो दूसरे पठनांक में पहले पठनांक को घटा देने से क्या होगा कि हमारा ये वस्तु का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम बहुत इजीली आराम से कर सकते हैं, बस इसमें कुछ सावधानियां है वो ध्यान रखना पड़ेगा। कि देखिए बेलन में ऐसा द्रव लेंगे कि जिसमें ठोस घुलनशील ना हो, सबसे पहली बात।
घुलनशील ठोस जल में हो तो हम लोग केरोसिन तेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वस्तु के ऊपर बेलन के भीतरी दीवार पर वायु का बुलबुला उपस्थित न रहे, यहाँ वायु का बुलबुला उपस्थित रहेगा तो हमें मान एक्यूरेट नहीं मिलेगा, जो हमें जो मान मिलेगा इससे वो हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा। अच्छा, और जो जिस तरह से हम स्केल में हम लोग क्या ले रहे थे कि लंबवत होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो पाठ लेते समय आंख को पाठ के सीधा लंबवत रखना होगा। बेलन में ठोस को सावधानी पूर्वक इस प्रकार डालना चाहिए कि अब झट से ना डाल दिए, आराम से धीरे धीरे करके डालें ताकि वो दरों बाहर की तरफ छिटकने ना पाए। तो पहले कितना वॉल्यूम था, ये क्या होगा, यदि हम जल्दी डालेंगे तो वॉल्यूम पता ही नहीं चलेगा कि इतना वॉल्यूम था, कुछ जल इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। अब ठोस बांधने वाले धागे को मोम से भिगो लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जब कोई अब ऐसी तरह से कॉटन धागा डालेंगे या कोई ऐसा थ्रेड डालेंगे जिसका खुद का अपना वेट हो और जो वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सके, तो वैसे से क्या होगा, वैसे करने से सही मान नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, आप देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं हमारा क्लॉक या स्टॉप वॉच। अब हम लोग टाइम कैसे मापते हैं, यहाँ तो हम लोग वेट माप रहे थे, उसके बाद हम लोग लिक्विड का वॉल्यूम मापे, अब हम लोग टाइम कैसे मापते हैं। तो चूंकि हम लोग अब जानते हैं कि घड़ी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए किया जाता है, तो टाइम इंटरवल को जानने के लिए हम विराम घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो आजकल तो क्या हो रहा है कि दीवार घड़ी हो गया है, हमारा रिस्ट वॉच हो गया है, बहुत तरह की घड़ियां निकल गई हैं, पहले से तो ज्यादा वॉच निकल गए हैं। तो हमारा जो सबसे सूक्ष्मतम और शुद्धता जो समय मापने के लिए जो जिस घड़ी का यूज किया जाता है उसको हम लोग क्रोनोमीटर के नाम से एक घड़ी होता है, उसको हम लोग सबसे शुद्ध और समय की माप को सूक्ष्मता यानी कि बहुत ही छोटी, बहुत छोटा इंटरवल भी उससे हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पूछिए, और अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए। सबसे अच्छी बात है कि जब तक ध्यान से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर साइंस को वही होगा कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा है वैसा है। तो साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सोच में है। तो सोचिए, थोड़ा सा सोचिए और ध्यान दीजिए, आंखें खुले और बस आराम से हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए, ठीक से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।